कि जब आप गांव में आते थे, किसी भी गांव में आप चले जाते थे तो वहाँ पे जनता दरबार होते थे सर, उसके बाद में जो है एलजी साहब से डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते थे। आज हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो था कि मैं बाहर चलने लगा काफ़ी, ताकि लोगों से मिलने लगा। अंडमान में सब लोग पहचानते हैं, आज भी पहुँच जाऊँगा तो पहचानते हैं। और दूसरा था, मुझे ये भी एहसास था कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, और वो टीम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तैयार करनी थी। बहुत काबिल ऑफिसर्स थे, आईएएस के, टेनिक्स थे, पुलिस के थे, आईपीएस के, रेवेन्यू के, फॉरेस्ट के, सब लोग थे, मेडिकल वाले, बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे, लेकिन टीम नहीं थी। वो एक स्पिरिट जो होती है टीम की, वो नहीं। तो मैंने बहुत कोशिश की, और इतना आसान काम नहीं था। ये लोग सोचने लगे कि ये कहाँ जनरल साहब आके फौज का उसूल चला रहे, लेकिन 2-3 महीने लगे। उसके बाद मुझे बहुत गर्व है अपनी टीम पर, क्योंकि जो भी काम हमने अंडमान में हासिल किया है उसका श्रेय मैं 3-4 लोगों को दूंगा। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक यूनियन टेरिटरी थे, और यूनियन टेरिटरी में सेंटर का साथ होना, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद होना, मुझे कहने में गर्व है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो मैं लेके गया प्रधानमंत्री जी के पास और उन्होंने मंजूरी ना दी। दूसरा था कि मेरी टीम जो थी, बहुत अच्छे चीफ सेक्रेटरी थे आनंद प्रकाश जी, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरे बहुत ही करीब आ गए, और मैंने देखा कि बहुत पॉजिटिव रहे पूरे कार्यकाल में। वो मेरे को सलाह जरूर देते थे, लेकिन एक बार मैं जब निश्चय कर लेता था तो पूरी लगन से, और मैं उनको कहता था, मैंने कहा आनंद, जो आप नहीं कर पाओगे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, आप स्टार्ट करो। तीसरी चीज़ थी कि वहाँ पे लोकल एमपी, पीआरआईज, आप बॉबी आप तो खुद रह चुके हो जिला परिषद में, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स थे, इनका साथ ज़रूरी था। क्योंकि मैंने देखा कि अगर हम लोग एक डायरेक्शन में पुल करेंगे तो कार्य जल्दी हो जाएगी। और ये नहीं है कि कोई ऑपोजिशन नहीं था, बहुत ऑपोजिशन था, क्योंकि एक प्रथा बन चुकी थी अंडमान में कि स्टेटस को, जो चल रहा है उसे चलने दो, उसको छेड़खानी मत करो। तो कई लोग नाखुश थे मेरी कार्यशैली से और तेज रफ्तार से, और आपको मालूम होगा उसमें कई लोग बड़े प्रमुख थे, लेकिन आज वो सब मुझे याद करके धन्यवाद देते हैं, और मैं हमेशा उनसे, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं था, और आज भी मैं उनको अपनी बेस्ट विशेस भेजता हूँ। अच्छा, आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया था, जैसे मैंने राजभवन को, राजनिवास को खोल दिया था पब्लिक दरबार, और दरबार कब होते थे सर? ये एक दरबार नहीं बोलूँगा, वो थोड़ा ब्रिटिश टाइम का है, लेकिन एक जनता के लिए मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में, देखिए इतने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। एक गरीब किसान है नॉर्थ अंडमान से, कितनी बार आएगा वो पोर्ट ब्लेयर काम करने में? एक बार आया, पता चला कि वो सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे है। दूसरी बार आया तो पता चला कि छुट्टी डिक्लेयर हो गई। तो मैंने कहा एक माध्यम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग आ सकें और वहीं उनको जो भी उनका प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाए। तो मैंने मंगलवार के दिन एक जनता के लिए, तमाम अंडमान वासियों के लिए, कोई भी आ सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आदमी आ सकता था अपना प्रॉब्लम लेके, और वो लोग, टाइम था 11 बजे शुरू करते थे, 1, 2, 3 बज जाते थे। अब उसका ये था कि सब लोग आते थे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साथ होते थे, सुधीर यादव थे उन, और उसके बाद जो भी उस डिपार्टमेंट से मायने रखता था वो लोग सब वहाँ मौजूद होते थे। और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती थी कि जो डिसीजन है, जो पेंडिंग है, जो सालों से चल रहा है, उसके जूते घिस गए उसको ठीक कराने में, उसका डिसीजन मैं वहीं दे देता था। मैं चीफ सेक्रेटरी से कहता था खाली 2 चीज़ें
का आप ख्याल रखिए। पहली बात, जो भी मैं डिसीजन दे रहा हूँ वो लीगल है या नहीं, कोई भी इलीगल डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो मेरे पावर्स में है या नहीं, और जो छोटे आम आदमी की समस्याएं होती थी वो सब मेरे पावर में। और मैंने एक फौज से लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी यूनिट से उसको पोस्ट कराया, ओएसटी या चीफ साहब से, रक्षा मंत्री से बात करके। उसका मेन काम था कि जो ये समस्याएं थी, जो मैं डिसीजन देता था, और जो ज़्यादातर डिसीजन वहीं हो जाते थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो एक टाइम के अंदर वो सेक्रेटरी को वापस आना पड़ता था, हफ्ता 10 दिन। तो वो ऑफिसर पंकज साहब थे, वो लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज, वो उसका हिसाब रखते थे, और जैसे ही कुछ डिले होता था मेरे पास ले आते थे, उनको बुला देते थे। तो इस तरीके से काफ़ी हमने कोशिश की कि जो पब्लिक और मेरे बीच में फासला है और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फासला है वो कम हो। लेकिन फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था, अपने सेक्रेटरी SN मिश्रा थे, बहुत ही बढ़िया सेक्रेटरी थे, हमेशा सही एडवाइस देते थे, हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देते थे। तो एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई ये राजनिवास बंद रहता है, इतना बढ़िया बिल्डिंग है, इतनी बढ़िया जगह है, और पब्लिक को मालूम ही नहीं, खाली कुछ टॉप लेवल के लोग आते हैं यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी के एट होम पर। तो मैंने कहा क्यों ना इसको स्कूल बच्चों के लिए खोल दिया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा आइडिया है सर। तो सबसे पहले हमने हर सैटरडे को स्कूल बच्चों के लिए करीब 40-50 बच्चे, पहले से तय हो जाता था कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग आते थे गेट पे, उनको मेरा ADC पूरा राजनिवास दिखाता था। उसके बाद मेरे सेक्रेटरी थे, वो उनको बताते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, और मैं अगर होता था तो चाय के ऊपर उनको ज्वाइन कर देता। फिर लोगों की डिमांड आई कि सर स्कूल बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं, फिर हम लोगों के लिए भी, तो फिर पब्लिक के लिए खोल दिया। और हफ्ते में एक बार पब्लिक जो है तकरीबन 80-100 लोग राजनिवास में आते थे, और यही कार्यशैली मेरे सेक्रेटरी साहब उनकी अच्छे से डिटेल में ब्रीफिंग करते थे, और फिर चाय पी के सब देख के मेरा आइडिया था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी पर्सनल नहीं है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इस सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, सबको आके देखना चाहिए। और मुझे लगा कि ये करने से मेरे और पब्लिक के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। उनको पता चलेगा कि उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कब काम करते हैं। आपको बता दूं मेरे काम करने की शैली, मैं ऑफिस में फाइल नहीं देखता था, क्योंकि फाइल में अगर आप लग जाओ देखने तो बहुत समय लगता था उसके अंदर। फाइल जो है वो सब मैं रात के समय या सुबह सुबह उठ के देखता था। ऑफिस में मेरे पास हमेशा समय होता था बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, ऑफिस में लोगों से मिलने का। तो लोग कहते थे कि सर आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है, आप साइकिलिंग भी करते हो, वॉक भी करते हो, और फाइल कहाँ देखते हो। तो उनको मैं बताता था कि मैं रात के 12 बजे तक बैठ के फाइल देखता हूँ, एक फाइल, और मुझे बहुत गर्व है। आप चाहे किसी मेरे समय के एडमिनिस्ट्रेशन वाले से पूछ लीजिए, कोई भी फाइल एक दिन से ज़्यादा नहीं रहती थी। हो सकता है एक आध फाइल 2-4 दिन रह गई हो, नहीं तो हर फाइल 24 घंटे के अंदर मैं क्लियर कर देता। अगर दिल्ली आता था, जैसे कई बार आना होता था मीटिंग्स के लिए, तो वहाँ से चीफ सेक्रेटरी एक समरी भेजते थे, मैं उसी पे क्लियर करके वापस भेज देता और वो फाइल के ऊपर लगा देता। जैसे कि सर अंडमान निकोबार जो है खास करके टूरिज़्म से जाना जाता है, तो आपके आने के बाद में जो टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया था, मगर अभी तो हाल ही में कम है। तो वैसे में टूरिज़्म के लिए आप क्या क्या काम किए? जैसे कि आपने ये भी हमने देखा कि जो लोकल लेवल से जो प्रपोजल आते थे नए नए बीचेस को खोलने के लिए, आपके टाइम पे कई सारे ऐसे बीचेस है जो ओपन किया गया था, आज जो है काफ़ी फेमस भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, अंडमान का मेन व्यवसाय जो है वो टूरिज़्म, इससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है।
एक तो ये उसका पहलू है, दूसरा ये है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे देश के बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और मेरा मानना है, सब अंडमान लोगों का मानना है कि देशवासियों को आके देखना चाहिए। दूसरा, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, सेलुलर जेल है, मेरा कहना था, मैंने कहा सबसे पहले, द सोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल रिजाइड्स इन दी अंडमान, इन दी सेलुलर जेल। इतने लोगों ने वहाँ कुर्बानियाँ दी, तो एक टूरिज्म था जिसके माध्यम से हम पूरे देश को दिखा सकते हैं। जब मैं आया वहाँ पे अंडमान में, तो ये एक मेरे मन में दुविधा थी कि किस तरह के टूरिज्म को हम बढ़ावा दें। लोगों का कहना था इकोलॉजिकल और हाई एंड टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में ये शंका उठी कि अगर हम खाली हाई एंड टूरिज्म करते हैं, 5 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट बना लेते हैं, तो बड़े बड़े लोग आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट में जाएंगे, वापस हेलीकॉप्टर लेके आएंगे और उड़ जाएंगे, तो अंडमान के लोगों को क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा मानना था कि हाई एंड टूरिज्म, 5 स्टार टूरिज्म तो चलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन 2 स्टार 3 स्टार मिडिल लेवल लोगों के लिए टूरिज्म बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने उस तबके की तरफ बहुत मेरा आइलैंड हो गया। देखिए, मिडिल लेवल टूरिज्म है, उससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टूर ऑपरेटर्स, दूसरा ट्रांसपोर्ट वाले, अकोमोडेशन, गेस्ट हाउसेस, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। और मेरा मानना है कि थोड़ा अंडमान में कंफ्यूजन हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह अपना हाथ डाल चुकी थी, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक फ्री एंटरप्राइज के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रूल्स रेगुलेशंस बनाना, खास तौर से सेफ्टी के ऊपर। एक आध हादसे हुए थे जब हमको महसूस हुआ कि सेफ्टी के ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए, टूरिज्म कितने भी अच्छे रिजॉर्ट बना लें, लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, अगर रोड सही नहीं है, बिजली सही नहीं है, पानी सही नहीं है, तो वो ज़्यादा पनपेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, टूरिस्ट तो तभी आएगा ना जब एयर फेयर्स उसके कंट्रोल में। अब वहाँ पर कौन आते हैं? जो LTC लेके, जिनके गवर्नमेंट देती है खर्चा ज़्यादा, वो लोग आते हैं। और दूसरे लोगों को आने के लिए टिकट बहुत महंगा पड़ता है। तो मैंने चार्टर फ्लाइट स्टार्ट की थी, और मेरा लॉन्ग टर्म एम था कि जो सब्सिडी हम शिप्स के ऊपर देते हैं, वही सब्सिडी एयर पे दें और लोगों को चीप एयर टिकट से लेके आए। बहुत कॉन्फ्रेंस की, बहुत बातें हुई, लेकिन इसमें पूरी सफलता शायद ना मिली। और आज भी मेरे को कोई बता रहा था कि सर हम अंडमान जा रहे थे, लेकिन फिर हमने चेंज करके थाईलैंड चले गए, क्योंकि वहाँ का टिकट बहुत सस्ता है। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और आहिस्ता आहिस्ता हमको फ्री मार्केट एंटरप्राइज की तरफ बढ़ना चाहिए।